हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जितने बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं मेनली एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आज सबके सामने लाया हूँ। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने कंपैरिजन करा था एसएससी और बैंकिंग का, और मैंने उसके अंदर आपको कहा था कि मैं जितने भी एसएससी के जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज उसी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसएससी ऑल एग्ज़ाम, तो इसकी हम बात करना शुरू करते हैं कि एसएससी के अंदर कौन कौन से एग्जामिनेशंस हैं। पहले थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ जानते हैं। एसएससी आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो कि पूरे साल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। इसके अंदर काफ़ी सारे तरह के एग्जामिनेशंस हैं और हर एक बेस पे, जैसे 10th हो चाहे 12th हो चाहे ग्रेजुएशन, उसके बेस पे अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं। तो आज जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, वे इस वीडियो को ध्यान से देखें और वे चूज़ करें कि उन्होंने किस एग्जाम्स की तरफ जाना है, ठीक है। जैसे कोई 10th वाला बच्चा है तो वो किस एग्जाम्स की तैयारी करे, 12th में किसकी करे, ग्रेजुएशन वाले किस चीज़ की करें। तो आज मैं आपको पूरा गाइड करूंगा एसएससी के ऑल एग्जाम्स से रिलेटेड। और हाँ, जितने भी एग्जाम्स हैं वो कोई भी बच्चा दे सकता है, कोई भी ग्रेजुएट। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, कोई भी ग्रेजुएट है वो सभी इन एग्जाम्स को दे सकता है, क्योंकि एसएससी के कैलेंडर में काफ़ी सारे तरह के वे एग्ज़ाम भी होते हैं जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं। तो वो मैंने सब हटा दिए हैं। मैंने गिने चुने मिनिमम और एग्जैक्ट बताए हैं जो हर कोई बच्चा दे सकता है। डन। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे है एसएससी जीडी एंड एसएससी एमटीएस। अब आप सोचेंगे कि ये दो एग्जामिनेशन मैंने एक साथ क्यों रखे हैं। इन दोनों एग्जामिनेशन को साथ रखने का जो रीज़न है वो ये रीज़न है क्योंकि जो ये दोनों एग्जामिनेशन है वो क्या है, 10th बेस पर होते हैं। ये दोनों एग्जामिनेशन किस पे, आपके 10th बेस पे। अगर आपने 10th क्लास कंप्लीट कर ली है तो आप एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी दोनों एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है और क्या क्या इसके अंदर आता है, समझिए। एसएससी एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ होता है 10th बेस पे जो बच्चे लगते हैं, और इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है सभी में एमटीएस की पोस्टिंग जरूर होती है। चाहे वो सीएसएस हो, चाहे पोस्टल डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे आपका कैग का हो, सीजीडीए हैं, चाहे जीएसटी है। काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बच्चे इस एग्ज़ाम्स को देते हैं, क्योंकि जो ग्रेजुएट बच्चा है वो 10th वाला भी दे सकता है, +2 वाला भी आपका 10th वाला दे सकता है। तो आप एमटीएस समझ रहे हैं। इनका मेनली काम क्या होता है, जो क्लरिकल पोस्ट पे या फिर जो ऑफिसर हैं उनके लिए, या फिर उनके एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करना। कोई फाइल है यहाँ से वहाँ पहुँचाना। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है एमटीएस की। सैलरी की बात करें तो लगभग इसमें आराम से 30-35 हज़ार सैलरी बंदा कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से इसमें लेता है, क्योंकि सेंटर की पोस्ट है। और जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा तो मैं कह सकता हूँ कि मिनिमम सैलरी हो सकता है 40,000 ना चल जाए एसएससी एमटीएस। तो बिकॉज मैं सैलरी इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हम 10th वाला क्यों भरे, क्यों नहीं भरे। मैं आपको खुद बताना चाहूँ कि आजकल एमटीएस सीएचएसएल ये कहीं ना कहीं सीजीएल से भी मुश्किल एग्जामिनेशन होते जा रहे हैं। तो कंपटीशन हर जगह है और आपने बिल्कुल अपीयर होना है किसके अंदर, एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशंस के अंदर, क्योंकि अच्छी पोस्ट हैं और हो सकता है आपको आसपास ही किसी डिपार्टमेंट के अंदर मिल जाए। दूसरा है यहाँ पे एसएससी जीडी। जीडी जो होता है वो आपका जनरल ड्यूटी से है। अब जनरल ड्यूटी कहाँ पे, एसएससी जीडी से मेनली जो रिक्रूटमेंट होती है वो होती है कांस्टेबल्स की। किनकी, आपकी कांस्टेबल्स। आप सब जानते हैं कि हमारे पास एक क्या होती है, आर्म्ड फोर्स, और एक होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस। क्या होती है आपकी, पैरामिलिट्री। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आप सब जानते हैं जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक। पैरामिलिट्री के अंदर हमारी मेनली 6 फोर्सेस होती हैं। जैसे हम बात करें सीआरपीएफ, सीएपीएफ, असम राइफल, एसएसबी, आईटीबीपी, ठीक है। तो इस तरह की जो पोस्टों का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपका होता है एसएससी जीडी से। इन पोस्ट के अंदर जो भी ऐसा कांस्टेबल लगेंगे या सोल्जर जो लगेंगे वो किस एग्जाम्स को निकाल के बनेंगे, एसएससी जीडी के थ्रू। और ये भी क्या होता है आपका 10th बेस पे होता है। और अच्छी बात इसकी ये भी है कि इसमें जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो स्टेट वाइज बनती है। अगर आप हिमाचल से तो आपको हिमाचल की एक अलग कट ऑफ मिलेगी, उत्तराखंड वालों को उत्तराखंड वाली कट ऑफ मिलेगी। डन। तो ये एसएससी जीडी इंपॉर्टेंट इसलिए है, एसएससी के अंदर मैक्सिमम जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर आती हैं, जीडी के। हो सकता है इस बार ये 40,000 आए या 45,000 आए। तो एसएससी जीडी एग्जामिनेशंस हैं जो कि पैरामिलिट्री जो हमारे पास है वहाँ पे ऐसा कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करवाता है एसएससी जीडी। इसके अंदर ध्यान रखना आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है।
और उसे ही निकालना अपने आप में, मतलब उसके लिए बच्चों को अच्छी तैयारी करनी होती है। तो एसएससी जीडी और एमटीएस आप समझ गए, दोनों 10th बेस पे है। जीडी पैरामिलिट्री वालों के लिए है, मतलब जिसका मन हाँ शुरू से सेना की तरफ झुकाव ज़्यादा है जिसका, और एमटीएस जिन्होंने मेनली किसी टाउन में या किसी डिपार्टमेंट के अंदर ही नौकरी करनी है, ये आपकी पोस्ट हैं, दोनों 10th बेस पे। डन। अगले की बात अगर मैं करूं, जैसे दूसरा है CHSL। दूसरा क्या होगा आपका? SSC CHSL एग्जामिनेशंस, ठीक है, आप सब देख सकते हैं। CHSL जो है वो हायर सेकेंडरी के लिए होता है। हायर सेकेंडरी का मतलब आपका 12th बेस के बच्चों के लिए, जिन्होंने 12th हाल ही में कर ली है, उनके लिए कौन सी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आपकी? CHSL की। CHSL के अंदर आप ये समझ सकते हैं जो पोस्ट होती हैं वो LDC होती है, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। डन। तो ये पोस्टें किसके अंदर आती हैं आपकी? SSC CHSL के अंदर। ये पोस्ट भी आप कह सकते हैं कि इसमें पहले काफ़ी सारी वैकेंसी आती थी, बट इसकी सारी कुछ वैकेंसी अब CGL के अंदर चल गई हैं। बट इसके अंदर भी एक अच्छा हम कंपटीशन देख सकते हैं कि हर साल लगभग 40 से 45 लाख SSC CHSL को ज़रूर भरते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी 12th कर चुका है, और तो सारी जो बाकी एग्जाम्स भी दे रहे हैं वो CHSL वगैरह भी देते हैं, क्योंकि पोस्टिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आपको दिल्ली वगैरह में जाना है तो CHSL वगैरह के रिक्रूटमेंट से आप जल्दी से जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्टिंग इसके अंदर मिनिस्ट्री वाली भी होती है, जैसे JSA, और फिर जल्दी से आप JSA से SSA लग सकते हैं। ऐसे करके प्रमोशन चैनल भी अच्छा है किसके अंदर? SSC CHSL की रिक्रूटमेंट से। डन। आप 3 एग्जाम्स समझ गए। अगले पे आते हैं SSC CPO, और मैं इस एग्ज़ाम्स के बारे में, और मैं SSC एग्ज़ाम्स के बारे में क्या कर चुका हूँ, हाल ही में बता भी चुका हूँ। और मैंने क्या बताया था इसके अंदर कि SSC CPO के अंदर पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होती है वो किस एग्ज़ाम से होती है आपकी? SSC CPO से। डन। पेपर काफ़ी अच्छा आता है। पहले प्री होगा, और ध्यान रखना इसका जो प्री है वो सीजीएल से थोड़ा सा अलग है। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको अलग से बताऊंगा कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। पहले प्री निकलेगा और फिर मेंस भी होगा, और मेंस के अंदर टोटल आपकी क्या आती है? इंग्लिश आती है, और फिर आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। जो इन 3 के 3 फेज को क्लियर करेगा वही एज अ सब इंस्पेक्टर लगेगा आपका, ठीक है। इस पोस्ट के पीछे काफ़ी सारे बच्चे इसलिए भी होते हैं क्योंकि इसी के अंदर ही आप SI लगते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर भी, और आप सब खुद जानते हैं कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट है ये, ठीक है, कि आपको एज अ SI रिक्रूटमेंट होने का मौका मिलेगा दिल्ली में। जो दिल्ली लवर हैं, या फिर जो कह सकते हैं कि उन्होंने दिल्ली में ही पोस्टिंग हमेशा से रखनी है, उनका होम टाउन उधर की तरफ है, तो वो SSC CPO को हमेशा से भरते हैं और टारगेट करते हैं दिल्ली पुलिस को भी। तो इतना आपको समझ आ गया SSC CPO के बारे में। ग्रेजुएशन बेस पे है, प्री है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सीजीएल से भी, फिर मेंस में इंग्लिश आती है, और फिर फिजिकल टेस्ट होता है CPO के अंदर, तब जाके आप क्या बनते हैं? SI वगैरह बनते हैं। डन। अगला है आपका SSC स्टेनोग्राफर। आधे बच्चे इसको नहीं जानते, बट मुझे शायद बताना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर आप शॉर्ट हैंड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ये थोड़ा सा एग्जाम अलग है, क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट हैंड आना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि हर एक बच्चा इसमें अपियर हो सकता है। डन। पहले आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको स्किल टेस्ट में निकालना पड़ेगा। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि स्टेनोग्राफर C&D टाइप की रिक्रूटमेंट होती है। D वाले 2400 ग्रेड पे और C वाले 4200 ग्रेड पे, और 4200 ग्रेड पे का मतलब है शायद आपके 70,000 सैलरी आपकी टच हो जाएगी। 4200 ग्रेड पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो इस पोस्ट को भी आप हल्के में मत लें। जिनका मन है कि वे शॉर्ट हैंड वगैरह सीख सकते हैं, वो शॉर्ट हैंड सीखें, और उसके बाद सिलेबस सेम रहने वाला है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, बट आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी? आपकी स्टेनोग्राफर की, आफ्टर क्लियरिंग द स्किल टेस्ट। तो कोई दिक्कत तो नहीं। SSC स्टेनोग्राफर समझ गए। SSC का मैं सिलेबस आपको 10 बार रिपीट कर चुका हूँ। जो मेनली जो सिलेबस होता है वो आपका सिलेबस कौन सा रहता है? 4 चीज़ें ही आती हैं आपके पास: मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। ये 4 चीज़ें हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। इन चारों को जो कवर अच्छे से कर लेता है, ध्यान रखना मैथ के अंदर एडवांस मैथ आता है इसमें, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और आपका ज्योमेट्री। 3 पोर्शन आपको मैथ में ज़्यादा कवर करने होता है अर्थमेटिक से हटके। तो इन चारों पे जो अच्छी कमांड बना लेता है वो SSC के किसी भी एग्जामिनेशंस को क्रैक करने की क्षमता रखता है। स्टेनोग्राफर बेशक है, शॉर्ट हैंड है, अलग है, बट स्टार्टिंग में आपके यही चीज़ आनी है, ठीक है। इसके अंदर शायद आपका मैथ पोर्शन नहीं आता है, तो बट आपको फिर भी क्या होगा कि इन चीज़ों पे कमांड रखनी
पड़ेगी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, उसके बाद चलते हैं अगला जो है एसएससी फेस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये आधे बच्चे तो इसे समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि ये एग्जामिनेशन कौन सा है और फर्स्ट टाइम हमें सुनने में आ रहा है। तो इसके बारे में आप ऐसा समझो कि जैसे एसएससी के अंदर सीजीएल मैंने आपको बताई, सीपीओ मैंने बताई, एमटीएस मैंने आपको बताया, जीडी अलग बताया, सबका अलग अलग काम है। हर कोई 10th बेस पे है, या 12th बेस पे है, कोई ग्रेजुएशन बेस पे है। बट काफ़ी बार ऐसा हो सकता है किसी डिपार्टमेंट के अंदर सोचो उनको एक लॉ चाहिए, कहने वाला कोई एडवोकेट चाहिए, जीएसटी वालों को एक बंदा चाहिए जो ट्रांसलेट कर सके, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ज़्यादा अच्छे से ट्रांसलेट कर सकें, या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे उन्हें योगा टीचर चाहिए, या हो सकता है कि डिपार्टमेंट जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, या फिर आपका एफएसआई है, या गवर्नमेंट के अंदर कोई फॉरेस्ट्री है, कोई वाइल्ड लाइफ है, तो वहाँ पे उनको एज अ रेंजर चाहिए, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर चाहिए। तो ये रिक्रूटमेंट अलग हो गई, कहने का मतलब जिनके लिए आपको कुछ अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, उस तरह की जो रिक्रूटमेंट करवाता है वो करवाता है आपका एसएससी फेस। कहने का मतलब अगर सीजे रिक्रूटमेंट करा रहा है तो वहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमटेक सारे क्या हैं, इक्वलेंट हैं। बट अगर हम इस एग्जाम्स की बात करें तो ये क्या काम करता है कि किसी डिपार्टमेंट को अगर स्पेशलाइज्ड पोस्टें चाहिए जिसके अंदर स्पेशल क्वालिफिकेशन हो, कोई डिपार्टमेंट कोई डिप्लोमा हो, या कोई जैसे मैंने बीएससी केमिस्ट्री करी हुई है, तो एसएससी फेस के अंदर एक एग्जामिनेशन आता है सब इंस्पेक्टर इन फिंगरप्रिंट्स, तो उसमें केवल बीएससी इन केमिस्ट्री वाले ही जा सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपनी डिग्री स्पेसिफिक दिखानी पड़ेगी कि मैंने ये करा है, तब जाके आपकी इसमें फाइनल पोस्टिंग होगी, और यही है एसएससी फेस। अब इसकी रिक्रूटमेंट 16 अप्रैल को आनी थी, बट ये नहीं आई क्योंकि एसएससी के अंदर वेंडर चेंज हो रहा है और बायोमेट्रिक आ रहा है आधार बेस्ड पे, तो ये हाल ही में स्किप हुई है। बट सबसे पहले रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन वो एसएससी फेस की आने वाली है। चलो डन। उसके बाद एसएससी सीजीएल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, मोस्ट फेवरेट एग्ज़ाम, सभी बच्चे जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि सीजीएल के अंदर ही कह सकते हैं आप सबसे टॉप मोस्ट पोस्टें सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, सीजीएल के अंदर ही है। एक मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा कि एसएससी सीजीएल के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट कौन कौन सी होती है, बट थोड़ा सा इसके बारे में आज हम समझते हैं। एसएससी सीजीएल क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों नहीं, ये आप जरा देखो। एसएससी सीजीएल की बात करें तो सीजीएल फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसके अंदर सभी तरह की पोस्टें हैं, लेवल 4 से लेके लेवल 8 तक। लेवल 8 के अंदर गैजेटेड ऑफिसर भी इसके अंदर आते हैं, जैसे कि डबल एओ और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, 2 तरह की पोस्टें। बाकी लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 पर अलग अलग तरह की पोस्टें हैं। जैसे लेवल 7 मेनली क्या रहता है, इंस्पेक्टर्स के लिए रहता है, लेवल 6 में होते हैं कुछ असिस्टेंट आते हैं, लेवल 5 में डीए आता है, लेवल 4 के अंदर टीए और पीए आते हैं। तो ये सारी प्रोसेस या फिर ये सारी जो रिक्रूटमेंट है ये किसके थ्रू होती है, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशंस के अंदर। शायद आप समझ गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ के लिए इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प पड़ती है। जैसे कोई आईआरएस ऑफिसर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाला है, तो उसी के साथ साथ में कौन आगा अब काम, जीएसटी इंस्पेक्टर उसके साथ काम करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी काम करेंगे। पोस्ट ऑफिस की इतनी बड़ी चेन है तो वहाँ पे रन करने के लिए पोस्टल इंस्पेक्टर चाहिए। तो ये सारी रिक्रूटमेंट किसके थ्रू हो रही है, आपकी सीजीएल। सीबीआई के अंदर आप सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो वो भी किसके थ्रू लगेंगे, आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशंस के थ्रू। मिनिस्ट्री के अंदर इतने सारे काम होता है, सारे ये तो नहीं कि आईएएस और सेक्रेटरीज ही होते हैं, उसके अलावा एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं जो कि दिल्ली में सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये सारी पोस्टें जितनी भी होती हैं, या फिर एसएससी का सबसे बड़ा जो एग्जामिनेशन है वो कौन सा होता है, आपका सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और इसी अप्रैल के अंदर आपकी क्या आएगी, इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, और एक्सपेक्टेड है कि जून से जुलाई में आपका एग्ज़ाम भी हो जाए, जैसे कि हाल ही में टेंटेटिव कैलेंडर में लिखा हुआ था। तो ये काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस हैं और ये ग्रेजुएशन बेस पे होता है। तो आप सभी बच्चे सब एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है। मैं सीजीएल का सिलेबस आपको बता दूं क्योंकि ये एग्ज़ाम सब देते हैं, जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। इसके अंदर 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के और 25 आपके क्या होंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। ये हर एक क्वेश्चन आपका क्या होगा, 2 नंबर का होगा। इसका मतलब 100 क्वेश्चन हो गए और 200 क्या हो गए आपके मार्क्स, और 200 में से क्या बनेगी, कट ऑफ बनेगी। हाल ही में तो जनरल वालों की कट ऑफ लगभग 150 काफ़ी ज़्यादा गई थी, तो काफ़ी सारे बच्चे निराश हुए थे कि कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही चल गई है। कट ऑफ ज़्यादा जाने का मतलब कि रीज़न ये भी होता है, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन है,
30-30, 35-35 लाख बच्चे एग्जामिनेशन इसको भरते हैं, तो नंबर ऑफ शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होता है, और जब कंडक्ट कराएंगे तो हो सकता है किसी शिफ्ट में आसान हो और किसी शिफ्ट में मुश्किल हो, तो उन दोनों कैसे बैलेंस करा जाए, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आता है, और उसकी वजह से कट ऑफ क्या होती है हमें ज़्यादा दिखाई भी देती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि सीजीएल क्या है, 200 में से कट ऑफ बनती है, टारगेट रहना चाहिए कि हम 160 नंबर इसमें अचीव करें आराम से। और इसके बाद क्या होगा आपका, इसमें मेंस होगा, इसमें क्या होगा आपका फिर मेंस होगा। और मेंस के अंदर आपने ध्यान रखना है क्या होता है, मेंस का थोड़ा अटपटा भी है, कुछ बच्चे नहीं भी जानते। आना वही है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, बट इंग्लिश आती है 45 मार्क्स की, वहीं जीके आती है आपकी 25 मार्क्स की। रीजनिंग और इंग्लिश तो आपके 30 क्वेश्चन, सॉरी मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आते हैं इसमें 30-30, तो ये कितने बन गए आपके 60, और यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन गए 70, तो 60 और 70 क्वेश्चन, 60 मैथ प्लस रीजनिंग, 70 क्वेश्चन इंग्लिश प्लस जीके, तो ये बन गए कितने आपके 130 क्वेश्चंस। तो 130 क्वेश्चंस में आपने अपीयर होना पड़ता है, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है आपका 3 मार्क्स का। तो आपकी जो टोटल कट ऑफ बनने वाली है किससे बनेगी, फ्रॉम 390, टोटल मार्क्स कितने आपके 390, और इसमें लगभग आपको टारगेट रखना चाहिए कि आपको 330 नंबर तो लाने ही हैं। जनरल वालों की कट ऑफ काफ़ी जा रही है आजकल, तो 390 में से आपको कुछ ना कुछ इसमें नंबर लेने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपको कोई पोस्ट इसके अंदर मिलेगी। बच्चे सोच रहे होंगे कि मेंस के अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ही आती है, साथ के साथ इसमें ये कंप्यूटर भी ऐड करते हैं, बट वो मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो 20 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, वे केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, बट इसे क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप 390 से 350 भी ले तो भी इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। और साथ के साथ आपने ध्यान रखना है कि आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए 28 वर्ड्स पर मिनट की। तो ये सब था किसके बारे में, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशंस के बारे में। तो आपने ध्यान रखना है आप ये चीज़ करें कि किस तरह से कर सकते हैं, तो शायद आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशन थे किसके, एसएससी के, मैंने सब ब्रीफ में बताया। और वीडियोस में हम इनको और डिटेल में करेंगे, एक जनरल आइडिया एसएससी ऑल एग्जामिनेशंस के बारे में, जिसके अंदर जो मेन एग्जाम है सीजीएल वो आप टारगेट कर सकते हैं। सो थैंक यू।